हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक हो? आपको गया गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। मैं आशुतोष कुमार प्रसाद फ्रॉम +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टिकारी। आप लोगों को आज हम क्रैश कोर्स का जो इनऑर्गेनिक फर्स्ट चैप्टर्स था उसका जनरल कंसेप्ट फॉर प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस का रिमेनिंग टॉपिक्स को हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें है आपका है एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शंस ऑफ जिंक। इसके साथ साथ कुछ अदर मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं। तो हम बच्चा लोग आप लोगों को आज एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन उसको हम आप लोगों को बतलाएंगे, उसके बाद फिर कॉपर को बतलाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन। आयरन आप लोग जानते हो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के साथ साथ यह जो है वैसा एलिमेंट है जिसमें वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। इसके साथ साथ यह स्ट्रॉन्ग मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी है। आयरन मोस्ट फैमिलियर एलिमेंट है, बहुत सब्सटेंस के साथ यह रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशंस करता है। तो आयरन का एक्सट्रैक्शंस, आयरन मेनली मेटल्स के फॉर्म में हम लोग उसको प्राप्त बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं, हम लोग इंडस्ट्री में उसको प्रिपेयर करते हैं मेटालिक फॉर्म में, क्योंकि वह हम लोग को ओर के फॉर्म में मिलता है। प्योर फॉर्म आयरन हम लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि आयरन रिएक्टिव मेटल्स है और वो डिफरेंट नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके वो रहता है। तो हम लोग इसको प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए एक्सट्रैक्शंस प्रोसेस को करते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस को करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आयरन को ऑब्टेन करते हैं। तो क्रैश कोर्स के रूप में हम इसको आपको ओवरव्यूज दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आयरन बेसिकली ओर के फॉर्म में हम लोग को प्राप्त होता है और इसका मोस्ट कॉमन ओर आप देखो यहाँ पे हेमेटाइट है, जिसमें ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज़ के रूप में है। और आप लोग को शायद पता ही होगा कि ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज़ के रूप में होता है। तो इस ओर को हम लोग ऑक्साइड ओर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मेन इम्प्योरिटीज़ के रूप में आयरन के साथ अटैच रहता है। हेमेटाइट में Fe2O3, इन मैग्नेटाइट FeO प्लस FeO इंटू Fe2O3 कंबाइनली कॉल्ड एज Fe3O4। इसको हम लोग Fe3O4, यह भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज़ के रूप में प्रेजेंट है। इसमें लिमोनाइट, यह जो ओर है यह उतना फैमिलियर नहीं है, लेकिन फिर भी यह आयरन का ओर है जो हाइड्रेटेड है। Fe2O3 इंटू 3H2O है। फिर उसके साथ साथ आयरन पायराइट जो कि सल्फर कंटेनिंग सल्फाइड ओर है यह। तो इसको हम लोग बेसिकली आयरन को मोस्ट कॉमन और Fe2O3 से मेटल्स को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन सी मेटलर्जिकल प्रोसेस है, उसको आप देखोगे तो हम यहाँ पे ग्राफ फिगर से ही सारी बातों को आपको समझा देंगे, क्योंकि फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इस वजह से हम आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन। से शायद बच्चा लोग आप लोग को बतलाए थे कि कोई भी ओर है उसको हम लोग क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उसकी कंसंट्रेशंस को बढ़ाते हैं, मेटालिक कंसंट्रेशंस, ओर की कंसंट्रेशंस को बढ़ाते हैं बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज को हम लोग हटा करके इसके ओर के साथ साथ मेटल की कंसंट्रेशंस को बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाते हैं, तो इस प्रोसेस में कहता है कि हम लोग क्रश ओर को पानी से धोते हैं, जिससे वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, पानी के प्रेशर से जो बाहर जाने वाले वो इम्प्योरिटीज है, बालू के कण है, मिट्टी के कण है, वो सब रिमूव आउट हो जाता है और मेरा ओर शुद्ध हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोग इसको बड़ा से टैंक में ले जाकर के क्रश ओर को बड़ा से टैंक में ले जाकर के धोते हैं और हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ में सेक डाउन हो जाता है और इम्प्योरिटीज, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वहीं पे पड़े हुए रहते हैं, उसको फिर हम लोग फेंक देते हैं। तो हम लोगों का ये जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको वहाँ से निकाल करके नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, जिसको हम लोग कैल्सिनेशंस करते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कैल्सिनेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी मेटालिक ओर को रिवर्बरेटरी फर्नेस में इन द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करते हैं। इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं, और जब गर्म करते हैं तो इसमें इसकी जो मॉइस्चर्स है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा कि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ भी बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में चला जाता है, या तो फिर अपने आप वोलेटाइल नेचर होने की वजह से गैसियस फॉर्म में रिमूव हो जाता है। जो
कार्बोनेट वगैरह होते हैं वो कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है और मेटालिक ऑक्साइड इसके साथ साथ वो CO2 के रूप में बाहर चले आते हैं। तो एक कैल्सिनेशन की प्रोसेस है जिसमें हम आप लोग देख लीजिए, सल्फर रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, फास्फोरस रिमूव हो गया, आर्सेनिक रिमूव हो गया, और हवा की कम अमाउंट में रहने की वजह से कुछ फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे इम्प्योरिटीज रिमूव होने की वजह से वो हल्का हो जाता है, छिद्रदार हो जाता है और नेक्स्ट मेटलर्जिकल प्रोसेस करने के लिए अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, जो कौन सी काम है, तो वो है स्मेल्टिंग। अब हम लोग स्मेल्टिंग कैसे करते हैं बच्चा लोग, तो हम लोग स्मेल्टिंग की प्रोसेस के लिए जो रिवर्बरेटरी फर्नेस है वहाँ से निकाल करके हम लोग नेक्स्ट फर्नेस में ले जाते हैं जिसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। मेन आपका ब्लास्ट फर्नेस से ही काम है, आप इसको देख लीजिए कि ब्लास्ट फर्नेस में कैसे हम लोग उसको काम करते हैं, इसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो ये है आपका ब्लास्ट फर्नेस, जरा देख लो, ऊपर में भी कप एंड कोन का अरेंजमेंट है और नीचे भी थोड़ी सी यह कंस्ट्रिक्टेड है, ऊपर भी यह कंस्ट्रिक्टेड है, नीचे भी कंस्ट्रिक्टेड है और बीच में फ्लैट है। एक टॉल फर्नेस है, काफ़ी लंबा फर्नेस होता है। ये फायर ब्रिक्स है, जरा देख लो, ये फायर ब्रिक्स है। फायर ब्रिक्स मतलब कि यदि हम लोग हीट भी करेंगे तो उसका जो हीट है वो बाहर नहीं आता है, हीट को अपने अंदर में ही रखे हुए रहता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ से ओर को हम लोग ऐड करते हैं, जो एक छिद्र होता है इसको हम लोग चार्जिंग होल कहते हैं। एक कप एंड कोन अरेंजमेंट है, जैसे ही हम लोग ओर को इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ में चलाता है सारा ओर, इसके साथ साथ जो भी सब्सटेंसेस फ्लक्स वगैरह है, कोक वगैरह है, वो सब सारा अंदर की तरफ में चला आता है और फिर हम लोग इसको से खींच देंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। इसका मतलब एक चार्जिंग होल है और इससे हम लोग इसको फीड करते हैं, भरते हैं और भर करके मेटलर्जिकल प्रोसेस का काम करते हैं। इसके बाद फिर है क्या कि हम लोग इसमें हीट किए तो इसमें हम लोग क्या क्या हीट करते हैं, पहले इसको जरा देख लीजिए। ये आपका ये बाउंड्री है, ब्लास्ट फर्नेस का बाउंड्री है, टॉल फर्नेस का बाउंड्री है। ये बेस है, यहाँ पे मोल्टेन पिघला हुआ सब्सटेंस, पिघला हुआ मेटल रहता है। ये इसका हार्ट है जहाँ पे हम लोग सब्सटेंस को भरते हैं। ये इसका चार्जिंग होल जो कि हमने बता रखा था। यहाँ पे एक टायर्स है, यहाँ पे गर्म हवा इस जगह पे पास करते हैं। यहाँ पे एग्जिट है, यहाँ से जो भी गैसेज बनते हैं वो गैसेज यहाँ से बाहर चले आते हैं। इस छिद्र से हम लोग क्या करते हैं कि ओर को हम लोग ऐड करते हैं। तो केवल ओर को नहीं ऐड करते हैं, ओर है, कोक है और लाइमस्टोन है, 8:4:1 की रेशियो में इसमें हम लोग ऐड करते हैं। 8 ओर, 4 कोक, 1 लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यहाँ पे फ्लक्स के रूप में काम करता है बच्चा लोग। तो इस जगह पे इसको हम लोग ऐड किया। जैसा ही इसमें ऐड करते हैं तो इसमें कुछ प्रोसेस होता है, क्या क्या ये स्टेप वाइज है। ये जो है ये क्या होता है कि ये इसमें पार्ट वाइज में प्रोसेस होता है और स्टेप वाइज रिएक्शन से कंप्लीट हो करके वहाँ पे मोल्टेन ओर को हम लोग, मोल्टेन मेटल को हम लोग प्राप्त करते हैं। कैसे है जरा देख लीजिए, उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जरा देखोगे, जो ब्लास्ट फर्नेस था उसको हम लोग जोन वाइज में क्लासिफाई करते हैं। एक जोन है जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ कंबसन। बच्चा लोग ये जरा देख लो, यहाँ पे एक टायर्स है, इस जगह पे ये जो जोन है ये जोन ऑफ कंबसन है, जहाँ पर की टेम्परेचर 2170 केल्विन होता है। इस जगह पे हम लोग कोक डालते हैं। कोक यहाँ पे हॉट एयर की वजह से बर्न अप हो जाता है और जलता हुआ कोक डालते हैं कुछ और वो बर्न हो जाता है। बर्न करके वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे CO2 का एलिमिनेट CO2 बनाता है, इसके साथ साथ हीट को प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस करने से ए वाला इसका जो हार्ट है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, जरा देख लीजिए। इसका नाम है जोन ऑफ कंबसन। जरा यहाँ पे देखो, जोन ऑफ कंबसन, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ। एक्सोथर्मिक फेनोमेना होने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, वो पूरा गर्म हो जाता है और टेम्परेचर्स को 2170 केल्विन तक के वो पहुँचा देता है। ठीक है, ठीक इसके ऊपर नेक्स्ट जोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ कंबसन्स।
सॉरी जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ज़रा देख लेना है बच्चा लोग, इसमें यहाँ पे एक टेम्परेचर 1673 से लेकर के 1423 केल्विन का होता है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग कोक डाले हैं और जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, वो हीट को एक कोक एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो कोक पड़े हुए रहता है उसके साथ कंबाइन करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब इस जोन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। सो सडन यहाँ पे टेम्परेचर की फॉल हो जाती है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो गया, तो 2170 से लेकर के वहाँ पे टेम्परेचर 1423 केल्विन तक पहुँच जाता है। तो ये जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इस जोन के बाद यहाँ पे होता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। इस जोन में होता क्या है कि जो हम लोग लाइमस्टोन डालते हैं CaCO3 डिसोसिएट करके बनाता है CaO प्लस CO2। ये CaO आयरन में जो प्रेजेंट है बालू, SiO2 बालू प्रेजेंट है, उसके साथ इस टेम्परेचर पे 1123 केल्विन की टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करता है और पिघल करके एक सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम है FeSiO3। वो पिघला हुआ फॉर्म में रहता है और वो सब्सटेंस पिघला हुआ फॉर्म में रहने की वजह से वो क्या होता है, नीचे की तरफ में सेक डाउन होता है। FeSiO3 का हम लोगों को कोई इस्तेमाल नहीं है, इस वजह से हम लोग उसको खास करके स्लैग के फॉर्म में हम लोग उसको बाहर करते हैं। फिर इसके साथ साथ Fe नहीं, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम जो है वो बालू के, चूँकि CaCO3 डिसोसिएट करके CaO प्लस CO2 बनाता है कि SiO2 के साथ कंबाइन करके CaSiO3 बनाते हैं और CaSiO3 क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, स्लैग बन के यहाँ पे स्लैग बन करके वो लिक्विड फॉर्म में, मॉल्टेन फॉर्म में आता है और नीचे की तरफ में फॉल डाउन होता है और यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाता है। तो जिस जोन में कैल्शियम सिलिकेट और कुछ आयरन का भी सिलिकेट बनते हैं, जो स्लैग फॉर्म में हमने जो बोला है स्लैग फॉर्म में बन जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स वो यहाँ पे आकर के सिक डाउन हो जाते हैं, इस जगह पे आकर के सिक डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ में जमा हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो जोन होता है वो लगभग 900 से लेकर के 523 जोन कहलाता है। इसको कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शंस। ये जोन ऑफ रिडक्शंस है और इस जोन में यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब FeO कन्वर्टेड इनटू FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके बनाता है, FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके बनाता है Fe प्लस CO2, या तो फिर Fe2O3 जो हेमेटाइट ओर है डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके यहाँ पे ऑक्सीजन लेस ऑक्सीजन Fe3O4 में बनाता है और CO2 एलिमिनेट आउट करता है, CO2 इधर से बाहर चला जाता है। Fe3O4 अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके बनाता है Fe और यहाँ पे Fe इस जगह पे बन जाते हैं और फिर जैसा ही Fe बनते हैं और नीचे की तरफ में सेक डाउन होना शुरू हो जाता है। Fe2O3 डायरेक्ट कभी कभी FeO बनाता है और FeO फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके Fe बनाता है और नीचे की तरफ में वो भी सेक डाउन हो जाता है। मतलब फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आयरन रिड्यूस होता है जोन ऑफ रिडक्शंस में और रिड्यूस होने के बाद फिर कहाँ चला आता है, नीचे की तरफ में चला आता है। तो नीचे में पिघला हुआ आयरन यहाँ पे रहता है और जो स्लैग बना है कैल्शियम सिलिकेट का जो स्लैग बना है वो उसके हल्का होता है, वो उसके ऊपर में आकर के पड़े हुए रहते हैं। तो हम लोग स्लैग को एक होल से, यहाँ पे छिद्र पाई जाती है जो स्लैग को निकालने का काम करता है, इसको हम लोग स्लैग होल कहते हैं। स्लैग होल से इसको हम लोग बाहर कर देते हैं और जो मोल्टेन आयरन है उसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। जो मोल्टेन आयरन है उसको देखा गया कि उस आयरन में 4% कार्बन होता है, इसके साथ साथ बहुत कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो इस आयरन को हम लोग, जिसमें इम्प्योरिटीज भी पाया जा रहा है, 4% कार्बन भी मिल रहा है, इस आयरन को हम लोग पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, इस पिग आयरन का इस्तेमाल खास करके ढांचा वगैरह बनाने में होता है और बड़े बड़े पाइप वगैरह बनाने में होते हैं। तो इसे हम लोग, ये कड़ा होता है, काफ़ी कड़ा होता है, इसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको पिग आयरन को नेक्स्ट फिर इसको हम लोग कार्बन की बेड से पास करवाते हैं, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड फिर रिमेनिंग जो है ऑक्सीजन्स को वो एब्जॉर्ब करता है और वहाँ पे आयरन बनाते हैं। और इसके साथ साथ
आयरन में जो कार्बन की अमाउंट है उसको हेमेटाइट ओर से पुनः फिर हम लोग ट्रीट करवाते हैं। जो हेमेटाइट ओर का ऑक्सीजन है वो पिग आयरन के कार्बन के साथ कंबाइन करके फिर आयरन बनाता है, जिसमें उसकी प्यूरिटीज, आयरन की प्यूरिटीज बढ़ जाती है। मतलब कि अब जो है पिग आयरन बन जाता है कास्ट आयरन में, जिसमें उसकी परसेंटेज कम जाती है और लगभग 3% के फॉर्म में वो चला आता है। तो उस आयरन को हम लोग कास्ट आयरन कहते हैं। जो कास्ट आयरन है इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे मशीनरीज का स्केलेटन बनाने में होता है, जैसे आटा चक्की का ढांचा, चापाकल, ये सब डिफरेंट ढांचा बनाने में होता है, उसको हम लोग कास्ट आयरन कहते हैं। इस कास्ट आयरन को पुनः फिर हम लोग हेमेटाइट ओर के साथ ट्रीट करते हैं, और जैसा ही हेमेटाइट ओर के साथ ट्रीट करते हैं इसके कार्बन हेमेटाइट ओर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 के रूप में भाग जाता है और हम लोग को प्योर फॉर्म में आयरन प्राप्त होता है, जिसमें 0.4% के रूप में 0.4% के रूप में हम लोग को आयरन प्राप्त होते हैं। तो जरा देख लोगे जो आयरन हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं 0.4%, 0.2 से 0.5% के फॉर्म में हम लोग को प्राप्त होता है। उस आयरन को हम लोग रॉट आयरन कहते हैं, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। और ये जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है ये हम लोगों के लिए बहुत मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आयरन जो हम लोगों को प्राप्त हुआ ब्लास्ट फर्नेस से, वो आयरन, पहला जो आयरन था वो पिग आयरन था, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 4% था। उसको फिर हम लोग प्योर किए और उसको अबाउट हम लोग 3% के रूप में कन्वर्ट कर दिए, जो हम लोगों की कास्ट आयरन के रूप में आया। अब फिर उसको और प्योर फॉर्म में हेमेटाइट ओर के साथ ट्रीट करके और प्योर फॉर्म में हम लोग उसको बदले हैं, जो हम लोगों का आयरन रॉट आयरन के रूप में 0.2 से 0.5% के फॉर्म में आया। तो इस प्रकार से हम लोग को आयरन 3 फॉर्म में प्राप्त होता है। एक को कहते हैं पिग आयरन, दूसरे को कहते हैं कास्ट आयरन और तीसरे को कहते हैं रॉट आयरन। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आयरन कौन सा होता है? रॉट आयरन होता है। पिग आयरन को फिर हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक ट्रीटमेंट करते हैं। पिग आयरन को नेक्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे हम लोग को स्टील का फॉर्मेशन होता है। तो पिग आयरन को इतना ऐसा ट्रीट करते हैं जिसमें उसका कार्बन की कंटेंट और कम हो जाए और लगभग 1.5% कार्बन की कंटेंट हो जाए। और इसके साथ साथ जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसके अंदर में, वो इम्प्योरिटीज़ को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से वो जो आयरन है स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। और जो स्टील होते हैं, स्टील में हम लोग अलग से क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, वेनाडियम, मॉलिब्डेनम टंगस्टन को ऐड करते हैं। मुख्य रूप से वेनाडियम, क्रोमियम, Mn, MO, निकल, टंगस्टन को ऐड किया जाता है, जो हम लोग को स्टील के फॉर्मेशन में मदद देता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि हम लोग बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस से हम लोग आयरन को हम मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को आयरन का स्टील, आयरन का मैग्नेट और आयरन के 3 फॉर्म पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयरन का मेन जो एक्सट्रैक्शंस है Fe2O3, जिसको हेमेटाइट कहते हैं, उसी से हम लोग को आयरन प्राप्त होता है। नेक्स्ट बच्चा लोग आगे की जो प्रोसेस है वो है, आगे का जो एक्सट्रैक्शंस है वो है आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शंस। आप लोग जानते होंगे कॉपर जो है वह 1B का एलिमेंट है। 1B के एलिमेंट होने के साथ साथ वो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग देखते हैं तो 4s1 3d10 होता है, जिसका D सब सेल पूरा भरा हुआ होने की वजह से O9 ट्रांजिशंस में चला जाता है। लेकिन इसका जो आयोनिक स्टेट है वो Cu+2 वो ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉर्म में आकर के फिर कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कॉपर के एटॉमिक नंबर 29 पाई जाती है। कॉपर हम लोग के नेचर में डिफरेंट सब्सटेंस के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यह इसका जो ओर है वो मोस्ट कॉमन ओर, कॉपर का मोस्ट कॉमन ओर कॉपर पाइराइट होता है, जिसमें आयरन और सल्फर मेन इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग मेन इम्प्योरिटीज के रूप में आयरन और सल्फर, मतलब मेटल भी और नॉन मेटल दोनों मेन इम्प्योरिटीज के रूप में उपस्थित होता है कॉपर में। उसी को हम लोग जब हटाते हैं तब हम लोग को प्योर फॉर्म में कॉपर प्राप्त होता है।
तो उसको हम लोग कैसे हटाएंगे और कैसे कैसे हम लोग इसको रिमूव करके प्योर फॉर्म में प्राप्त होते हैं। तो जिस मेथड से प्राप्त करते हैं उस मेथड को हम लोग कहते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। और कॉपर के मेटलर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको ज़रा आप देख लीजिए। तो फर्स्ट प्रोसेस है कि भाई हम लोग कॉपर की ओर को प्राप्त करेंगे। जो कॉपर का ओर है वो कॉपर पाइराइट, आप लोग याद रखोगे CuFeS2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है, मोस्ट कॉमन ओर है। इसमें आयरन और सल्फर मेन इम्प्योरिटीज के रूप में होता है। सल्फर लिंक्ड वहाँ पे लिंक्ड है, झुके हुए कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुटा हुआ होता है। कुछ सल्फर नॉन लिंक्ड सल्फर इन सबों के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सल्फर बहुत बड़ा इम्प्योरिटीज के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है। आयरन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट था, यहाँ पे सल्फर है। इसलिए हम आपको बतलाए थे कि यदि सल्फर इम्प्योरिटीज के रूप में उपस्थित हो तो उस ओर को सल्फाइड ओर कहते हैं। अब जरा देखोगे बच्चा, हम लोग सल्फाइड ओर मतलब कॉपर पाइराइट से हम लोग कॉपर को कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रोसेस है कि हम लोग इसको क्रशिंग करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस मतलब हम लोग इसको क्रश कर देंगे जिससे कि लार्जर ओर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्ट में बदल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वाटर पासिंग लेविगेशंस करते हैं। ये तो आप लोग जान ही रहे हो। लेविगेशंस करने से जो भी वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज था, वाटर के प्रेशर से जो भी सब्सटेंस को रिमूव आउट होना था वो रिमूव आउट हो जाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है कि भाई यदि सल्फर है तो हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशंस का काम करेंगे। तो इसमें हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशंस का काम करते हैं। उसके बाद हम लोग को प्योर फॉर्म कॉपर पाइराइट का प्योर फॉर्म हम लोग को प्राप्त हो जाता है। बहुत कुछ इम्प्योरिटीज वहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। इसका मतलब हम लोग को शुद्ध फॉर्म कॉपर पाइराइट का अब प्राप्त हुआ आफ्टर फ्रोथ फ्लोटेशंस, क्योंकि बहुत सारे इम्प्योरिटीज उससे हट गए। तो नेक्स्ट प्रोसेस कंसंट्रेशंस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जिसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। तो इसको हम लोग रिवर ब्रेक्टरी फर्नेस में कॉपर पाइराइट को ले जाते हैं और रिवर ब्रेक्टरी फर्नेस में हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसेस का काम करते हैं। नेक्स्ट मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हैं। तो क्या करते हैं जरा आप देखिएगा। जैसा ही हम लोग इसको रिवर ब्रेक्टरी फर्नेस में एक्सेस ऑक्सीजन के सप्लाई में हीट करते हैं, आप लोग जानते होंगे रोस्टिंग में एक्सेस ऑक्सीजन के सप्लाई में हीट किया जाता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। जैसा ही हम लोग हीट करते हैं बहुत सारे मॉइस्चर्स रिमूव आउट हो जाते हैं। बहुत सारे नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज ऑक्साइड में बदल जाता है और वहाँ से स्केप आउट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो कॉपर पाइराइट है वो डिसोसिएट कर जाता है कॉपर सल्फाइड में, आयरन सल्फाइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में। एक रिएक्शन है, जरा देख लो कहूँ किसी जगह रिएक्शन है। हाँ, ये कॉपर पाइराइट CuFeS2 गेट कन्वर्टेड इनटू Cu2S, FeS एंड SO2 ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशंस। हम लोग रिवर ब्रेक्टरी फर्नेस में इसका ऑक्सीडेशंस करके ऐसे करके बदल लेते हैं। और बहुत सारे जैसे फास्फोरस है कि P2O5 में रिमूव आउट हो गया, नॉन लिंक्ड सल्फर है तो SO2 के फॉर्म में भाग गया, कार्बन है तो CO2 के फॉर्म में भाग गया, आर्सेनिक है तो AS2O3, जो कि इसमें हम आपको रिप्रेजेंट नहीं किए हुए हैं, बुक्स वगैरह में भी उतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एंटीमनी है तो Sb2O3 के फॉर्म में वो लिबरेट आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो रोस्टेड ओर है वो हल्का हो जाता है और उसमें आयरन सल्फाइड, आयरन अभी भी इम्प्योरिटीज के रूप में है, सल्फर अभी भी इम्प्योरिटीज के रूप में है। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। और स्मेल्टिंग प्रोसेस फिर वही ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग करते हैं, जो टॉल फर्नेस है उसी में हम लोग स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं। तब स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग ओर को, रोस्टेड ओर को डालते हैं, चार्जिंग होल से डालेंगे, कोक भी डालेंगे। जैसा ही ये सब डालते हैं इसके साथ साथ आयरन जो कि मेटालिक ओर है, मेटालिक इम्प्योरिटीज है, उसको हम लोग फ्लक्स से रिमूव आउट करते हैं। तो इसी वजह से उसमें हम लोग SiO2 बालू को भी ऐड करते हैं। किसको रिमूव करने के लिए, आयरन को रिमूव करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ देयर सिलिकेट। तो जैसा ही हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में इन सबों को ऐड करते हैं और फिर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टायर्स से भेजते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो वहाँ पे अब क्या होना शुरू हो जाता है, होता क्या है कि
ऑक्सीजन जैसा ही हम लोग सप्लाई करते हैं तो पुनः फिर जो ऑक्साइड है वो जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में बदलना शुरू होता है। इसमें बहुत कुछ रिएक्शंस एब्सेंट है, जैसे यहाँ पर जरा देख लो Cu2S Cu2O और SO2 के रूप में निकल जाएगा। SO2 एग्जिट पॉइंट से निकलता है। फेरस सल्फाइड वो भी FeO में बदल जाते हैं और SO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ब्लास्ट फर्नेस में बेसिकली ओर को और हल्का किया जाता है। जो सल्फाइड है वो बहुत सारे सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाते हैं, एक्सेस सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारा के सारा सल्फाइड अभी बदले हुए हैं। अब क्या करते हैं, वहाँ से ब्लास्ट फर्नेस से हम लोगों को जो प्राप्त होता है वो होता है Cu2S, अभी भी FeS रहता है, FeO है, Cu2O है, मतलब कि 4 पार्ट रहते हैं उसमें ब्लास्ट फर्नेस में, और उसको हम लोग वहाँ से मेटालिक होल से बाहर कर लेते हैं। और बाहर हम लोग कर लेने के बाद फिर क्या करते हैं कि बाहर करने के बाद फिर हम लोग उसको और प्योर फॉर्म में लाते हैं, और जो प्योर फॉर्म में हम लोग लाते हैं तो प्योर फॉर्म लाने का कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट फिर फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, जिस फर्नेस को कहते हैं हम लोग ये जरा देख लीजिए पियर से फर्नेस, जिसको हम लोग बेसिमर कन्वर्टर कहते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस से हम लोगों को मिला Cu2S Cu2O FeS FeO इस मिला। इसके साथ साथ हम लोग बेसिमर कन्वर्टर में बालू को भी ऐड करते हैं ताकि Fe आयरन जो है वो सिलिकेट के रूप में रिमूव आउट हो जाए। हम लोग इसमें ऐड कर दिया। जैसा ही इसमें हम लोग ऐड करते हैं होता क्या होता है, और इधर से ये जो पाइप है जरा देख लो, ये पाइप है हम आपको दिखा दें। ये ऑरेंज ये पियर से फर्नेस है जिसको बेसिमर कन्वर्टर कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग सारे सब्सटेंस को इसमें डाले हैं मोल्टेन फॉर्म में, और इधर से हम लोग हॉट एयर पास करते हैं। जैसा ही हॉट एयर पास करते हैं तो बहुत सारे आयरन्स का जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में बदल जाता है। कॉपर का सल्फाइड है, बहुत सारे कॉपर का सल्फाइड वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और आयरन का ऑक्साइड और जो सल्फाइड था वो किस में बदल गया, बालू में। और आयरन का ऑक्साइड अभी तो खत्म, केवल FeO बचा और सैंड बचा। FeO और सैंड मिलकर के FeSiO3 बना देता है। आप जानते हो स्लैग हल्का होता है, और नीचे में बचा हुआ रहता है कॉपर सल्फाइड का कुछ भाग और कॉपर ऑक्साइड, दोनों बचे हुए रहते हैं। वो पिघले हुए फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मतलब कि अभी भी कॉपर सल्फाइड पूरी तरह ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, पूरी तरह ऑक्सीजन के साथ जुट नहीं पाता है इतना ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑक्सीजन करने की वजह से पूरा वहाँ पे आपस में मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होने की वजह से यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, आपस में ही इन दोनों रिएक्शंस करता है। Cu2S प्लस Cu2O मिल करके बनाता है Cu प्लस SO2। तो यहाँ पे Cu बन गया और एक गैस निकलना शुरू हुआ, उस गैस को कहते हैं SO2। और ऊपर में हल्का स्लैग छहला रहा है, ऊपर में फ्लोट कर रहा है। हम लोग इसको ऐसे घुमा करके टेढ़ा करते हैं, स्लैग क्या होता है बाहर, और यहाँ से गैस निकलते रहता है। उस गैस को हम लोग कहते हैं SO2 गैस। मतलब अंत वाली रिएक्शंस क्या हो गया, Cu2S प्लस Cu2O मिल करके बनाया Cu प्लस SO2। कंटिन्यू यहाँ से SO2 निकलते जाएगा और अंत में नीचे मेरा प्राप्त हो जाएगा, जिसको कहते हैं कॉपर। जो कॉपर प्राप्त होता है वहां से उसके सरफेस से कंटिन्यू SO2 निकलने की वजह से जब ठंडा होगा ना तो छिद्रदार कॉपर हम लोग को प्राप्त होता है, क्योंकि वहां से कौन सी गैस निकला है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने की वजह से वो जो कॉपर प्राप्त होता है वो उसको ठंडा करने पर जो कॉपर प्राप्त होता है वो पूरा छिद्रदार फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है। इस कॉपर को हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। लेकिन फिर भी यह कॉपर अभी तक शुद्ध नहीं होता है। मतलब हम आपको बतला दें कौन कौन सा प्रोसेस किए। रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम लोग ऑक्सीडेशंस किए, उसके बाद फिर ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग स्मेल्टिंग का काम किए, उसके बाद बेसिमर कन्वर्टर में हम लोग वहाँ पे रिडक्शंस की काम किए, जो कि कॉपर प्राप्त हुआ, ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है। और जब ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है तो हम लोग को अभी भी प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद फिर हम लोग इसको प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड अपनाते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनरी के थ्रू हम लोग प्योर फॉर्म 99.95% फिर प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद जो प्राप्त होता है वो आपका कौन सा कैसे प्राप्त होता है, वो बेसिकली किस ढंग से प्राप्त होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनरी की प्रोसेस से प्राप्त होता है।
बच्चा लोग, ये था आपका कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनरी की प्रोसेस से 95% हम लोग को कॉपर प्राप्त होता है, सॉरी 99.95% प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस। शायद आप लोग जानते होंगे कि ऐसे करके एक क्रूसिबल होता है, एक ऐसा करके बाल्टी टाइप का होता है। इसमें हम लोग एल्युमिनियम का पाउडर डाल देते हैं और Fe2O3 को डाल देते हैं, पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। और मैग्नीशियम की पाउडर है और बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम का पाउडर और बेरियम ऑक्साइड यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मैग्नीशियम का पाउडर और बेरियम ऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं और उसको जला देते हैं। जैसा ही जलाते हैं तो जलने के बाद वो हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होता है तो बेरियम ऑक्साइड भी बहुत तेजी से जलता है, मैग्नीशियम भी बहुत तेजी से जलता है। ये जल करके काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है, इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि उस हीट में एल्युमिनियम और Fe2O3 कंबाइन कर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम और Fe2O3 कंबाइन कर जाते हैं। चलो देख लो बच्चा, एल्युमिनियम और Fe2O3 कंबाइन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनाता है। ये जो आयरन है मोल्टेन फॉर्म में, इतना टेम्परेचर होता है कि वो मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉब को हम लोग हटाते हैं और हटा करके जहाँ पे रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है, जहाँ पे बिल्डिंग करना है, वहाँ पे उसको हटाएंगे तो मोल्टेन आयरन वहाँ पे निकलेगा, और मोल्टेन आयरन क्या करेगा, जो टूटा हुआ भाग है उसको जोड़ देगा। तो एक प्रकार से यह बिल्डिंग का काम करता है। और एल्युमिनियम की वजह से, एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल हुआ है, तो इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो हम आप लोगों को बतला दिए बच्चा लोग, क्या क्या बतलाएं, एक हम आपको आयरन का बताएं, फिर कॉपर का बताएं, फिर एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस बताएं। अब जरा देखिए बोर्ड पे हम आते हैं और फिर नेक्स्ट एल्युमिनियम को दिखलाते हैं, एल्युमिनियम का कैसे हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हैं। चलो देखो बच्चा लोग, एल्युमिनियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि एल्युमिनियम जिसका 13 हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पे हम लोग देखें तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 3 है, 3 है, 13 गलत हम लिख दें, 30 1 तो एक GS का है, एक्साइटेड का क्या होगा, एल्युमिनियम एक्साइटेड का 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3। यहाँ पे हम लोग ऐसे देखें और यहाँ देखें तो हम पाएंगे कि इसके पास कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, गलत लिख दिया, यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, वैलेंसी कितना हो गया इसका, 3। एल्युमिनियम कितना वैलेंसी इसको शो करेगा, 3, और एक वैकेंट हाइब्रिडाइज में जाएगा तो और एक बढ़ा सकता है। खैर वो तो अलग सी बातें हैं। एल्युमिनियम को हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसका जो मोस्ट कॉमन ओर है वो है बॉक्साइड, Al2O3 के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, जिसमें 2 मॉलिक्यूल पानी होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। और एक और एल्युमिनियम का ओर है जो एल्यूमिना कहलाता है, Al2O3 कहलाता है। इसको भी हम लोग किस ढंग से प्यूरिफाई करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि जो 1A का मेटल हो या फिर 2A का मेटल हो, वो सब को हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रो रिफाइनरी प्रोसेस से अपनाते हैं। एल्युमिनियम भी सॉफ्ट मेटल में ही आता है और इसकी एबंडेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बहुत इजीली इसको प्राप्त कर लेते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन ओर है बॉक्साइड, जो कहलाएगा Al2O3 × 2H2O। ऐसे हम लोग प्राप्त करते हैं, जिस मेथड से प्राप्त करते हैं उस मेथड को हम लोग कहते हैं हॉल प्रोसेस। हॉल प्रोसेस में होता क्या है बच्चा लोग, आप इसको देखोगे, एक हॉल प्रोसेस में होता क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको इलेक्ट्रो रिफाइनरी प्रोसेस से इसको प्यूरिफाई करेंगे। तो एक वेसल्स होता है, इसमें क्या करते हैं कि एल्युमिनियम की प्योर फॉर्म का ओर, पहले जो एल्युमिनियम है Al2O3 × 2H2O, इसको हम लोग केमो में लीचिंग प्रोसेस से हम लोग इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को बतलाए थे कि इसके अंदर में बहुत सारे मेटालिक इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। इसको हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, फिर कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद हॉट करते हैं, जो NaAlO2 के रूप में आपका बना था, उसके बाद कोल्ड H2O पास किए थे तो AlOH का होल 3 बना था, उसके बाद फिर हम लोग हीट किए थे तो Al2O3 बना था। आप लोग को बतलाया गया है फर्स्ट वीडियोज में,
ठीक है। तो ए अल्युमिनिया है, Al2O3 अल्यूमिना है जो बॉक्साइट से प्राप्त हुआ है, वो प्योर फॉर्म है। इस प्योर फॉर्म को हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करके यहाँ पे डाल देते हैं, जिसका 1800 केल्विन तक का मेल्टिंग पॉइंट जाता है। ठीक है, तो इस मोल्टेन फॉर्म 1800 केल्विन तक का है, इसको हम लोग इसमें ऐड किए और इसके साथ साथ यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करें, तो इसमें एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाला जाता है जिसको कहते हैं NaAlF3। शायद इसको आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्रायोलाइट कहते हैं और CaF2 कहते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है और CaF2 यह क्या करती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट को जो बहुत ज़्यादा है उसको कम कर देता है। मतलब क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार दोनों मिल करके इसकी कंडक्टिविटी और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है। 1173 केल्विन तक का वो पहुंचा देता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो 1800 के करीब करीब में था उसको 1100 तक का वो पहुंचा देता है। यहाँ पे आपका होता क्या है, ऐसे ऐसे कार्बन का छड़ होता है, कार्बन का रॉड होता है जो 6 की संख्या में इसमें ऐड होते हैं, 6 या फिर 12 ऐसे करके ऐड होता है और सभी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट से हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐसे करके इसको हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, ये जो वेसल है इंटरनली लाइंड होता है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा, अंदर से ये लेप लगा होता है, कार्बन का लेप लगा होता है और इसको हम लोग निगेटिव कैथोड से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसा ही इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है। कैसे होता है तो जरा देख लीजिएगा। Al2O3 ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एक डिसोसिएट कर जाएगा Al+3 2Al+3 और +3O-2 ऐसे करके एक डिसोसिएट कर जाएगा। A+3 है, ऑटोमेटिक है कि यह केटाइंस है और एनाइंस में नेगेटिव कैथोड के पास अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होकर के धीरे धीरे करके वो क्या हो जाएगा, शेक डाउन कर जाएगा। मतलब यहाँ पे होगा क्या, माइनस के पास अल्युमिनियम+3 कंबाइन विथ 3 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अल्युमिनियम सॉलिड। यहाँ पे वो शेक डाउन कर जाता है और इसका जो देखा गया, इसका जो बेस देखा जाता है, इसका बेस बच्चा लोग ऐसे करके होता है। जरा देखो कैसा बेस है, तो यहाँ पे एग्जिट है, ठीक है, ऐसे एग्जिट है। जैसा ही वो शेक डाउन अल्युमिनियम सॉलिड होगा, वो तुम सोच लो कि स्लाइड करना शुरू करेगा और स्लाइड हो करके कहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, बाहर में प्राप्त हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 प्लस के पास आएगा। प्लस कौन है, ये कार्बन की छड़, मोटे मोटे कार्बन की छड़ होते हैं, एक कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और कार्बन के साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा, CO2। सबसे पहले इसका तो जैसा ही A+ पॉजिटिव पोल के पास आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये छीन लेगा और ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 2 से। और यह जो नेसेंट फॉर्म ऑक्सीजन है यहाँ पे रहता है कार्बन, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा और बनाएगा क्या, CO2। और परिणाम क्या होगा कि ये जलता हुआ रहेगा, ये जलते हुए रहेगा, जल जाएगा और यहाँ से गैस निकलते रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम यह देखा गया कि मोटा सा छड़ रहता है और यही क्या करता है, ऐसे करके प्रोसेस को काउज करता है और यहाँ पे अल्युमिनियम प्राप्त होगा और यहाँ पे CO2 निकलता है। कहा जाता है कि 1 kg अल्युमिनियम के लिए 0.5 kg ऐसा छड़ की ज़रूरत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन छड़ की ज़रूरत होता है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस से हम लोग अल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस और इस इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस से हम लोगों को अल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ऐसा प्राप्त हुआ। क्लियर। तो आप लोगों को हम बतला दें कि अल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 2 सब्सटेंस का उपयोग हुआ, जिसका नाम क्या है, बोलो फिर से बोलो, नाम क्या है, क्रायोलाइट और कौन है, फ्लोरस्पार। ठीक, नेक्स्ट है डिस्टिलेशंस। बच्चा लोग डिस्टिलेशंस में होता क्या है, तो एक रफ आइडिया हम लोग देते हैं। डिस्टिलेशंस में एक ऐसा फर्नेस होता है जिसको कहते हैं मफल फर्नेस। इस मफल फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके जरा देख लीजिए, यहाँ पे LPG को पास नेचुरल गैस को भेजते हैं, सेंड करते हैं और इसमें हम लोग जिंक को भेज देते हैं।
किसको भेज देंगे, जिंक। खास करके इस प्रोसेस से हम लोग क्या चीज़ को प्यूरिफाई करते हैं, तो जिंक को जिंक के प्यूरिफिकेशंस का ये मेथड है और उसको हम लोग इसको प्राप्त करते हैं इस मेथड से। कैसे प्राप्त करते हैं बच्चा लोग जरा देखिएगा, ठीक है। तो कहा जाएगा कि इम्प्योर जिंक है, इम्प्योर जिंक में बहुत सारे, ये जो जिंक है इसमें बहुत सारे मेटालिक इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। मेटालिक इम्प्योरिटीज पाए गए, जिंक वोलेटाइल मेटल ग्रुप में है। जैसा ही हम लोग इसमें एलपीजी पास करते हैं और यहाँ पे लाइटर भी है, स्ट्राइक करते हैं तो जलेगा, जलेगा। इस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस पास करते हैं तो जलेगा, तो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा तो गर्म होगा। जब गर्म होगा तो थोड़ी ही सी हीट पाएगा, तो जिंक वोलेटाइल होने की वजह से वो सारा जो जिंक सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंटिन्यू आने की वजह से वो आगे की तरफ में ट्रेवल करेगा, और जैसे ही वो आगे की तरफ में ट्रेवल करता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे जिंक हम लोग को पाउडर फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस मेथड से, जिस डिस्टिलेशंस की मेथड से हम लोग जिंक को प्राप्त करते हैं, और सारा इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होने की वजह से वो वोलेटाइल नहीं हो पाता है, सारा इम्प्योरिटीज नीचे रह जाता है, मेरा जिंक कहाँ चलाता है, आगे की तरफ में चलाता है। तो यह जो मेथड है वो कौन सा मेथड हुआ बच्चा लोग, डिस्टिलेशंस मेथड हुआ। और ये जो फर्नेस हमने बनाया है, इस फर्नेस को हम लोग कहते हैं मफल फर्नेस। तो मतलब हम आपको जानकारी दे दें, हम आपको फर्नेस बताए हैं, एक को कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस, सेकंड को कहते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस जो कि फिगर दिखलाया, तीसरा को कहें बेसिमर कन्वर्टर, चौथा को कहें मफल फर्नेस। एक और है जिसको कहते हैं कीपलेशंस, यहाँ पे जरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आगे कीपलेशंस एंड एक पहले लिक्वेशंस पढ़ा देते हैं। लिक्वेशन LIQUA, लिक्वेशंस एक, कीपलेशंस थोड़ी देर में आपको बतला देता है। लिक्वेशंस इसमें होता क्या है बच्चा लोग, इसमें ऐसे करके एक हाइट होते हैं, हाइट होता है। ये भी मेटलर्जी का प्रोसेस है और इस मेटलर्जी से हम लोग वैसे मेटल्स को प्राप्त करते हैं। लिक्वेशंस मेथड वैसे मेटल्स को, मेटालिक ओर को प्राप्त किया, वैसे मेटल को प्राप्त किया जाता है जिसमें मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है न, और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ओर को रख लेते हैं, खास करके टीन का ओर है, इसमें इम्प्योरिटीज है, आयरन है, टंगस्टन है, ये सब इम्प्योरिटीज के रूप में रहता है लिक्वेशंस में। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे चेम्बर है, इस जगह पे कोक रखते हैं, और कोक को रख करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सेस ऑक्सीजन पास करते हैं, जिसकी वजह से जलेगा। जब जलेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा तो ये पिघलेगा। कौन पिघलेगा बच्चा लोग, ये एसएन पिघलेगा। एसएन पिघलेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, ओहो हम गलत लिख दे, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। पहले कौन पिघल जाएगा, मेटल पिघल जाएगा, और इम्प्योरिटीज पिघलेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे गर्म होगा तो मेटल किस रूप में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड, लेकिन इम्प्योरिटीज कैसे रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। ये गर्म करते जाएंगे, सारा मेटल धीरे धीरे इधर फ्लो करेगा और यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। और इम्प्योरिटीज कहाँ रह जाएगा, ऊपर ही में रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग किसको प्राप्त करते हैं, टीन को प्राप्त करते हैं। जिस मेथड से प्राप्त किए उस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, लिक्वेशंस कहते हैं। क्लियर, एक क्लियर, मतलब एक हो गया डिस्टिलेशंस, दूसरा हो गया आपका लिक्वेशंस, थर्ड में है बच्चा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी जरा देखिएगा, इसमें क्या करते हैं बच्चा लोग, खास करके इलेक्ट्रोमेटलर्जी कॉपर वगैरह को हम लोग प्यूरिफाई करने में करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हम बोले थे अभी जो कॉपर प्राप्त होता है वो फफोलेदार कॉपर होता है, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो ये ब्लिस्टर कॉपर है बच्चा, ऐसे ब्लिस्टर कॉपर को हम लोग मोटे मोटे रॉड के रूप में कट कर लेते हैं, जिसमें छोटी छोटी पोर पाई जा रही है। जरा देख लीजिए, छोटे छोटे पोर है। ब्लिस्टर कॉपर, इस कॉपर को कहेंगे कैसा कॉपर है बच्चा, इम्प्योर रॉड है। किसका रॉड है, इम्प्योर रॉड किसका है बच्चा, कॉपर का रॉड है। इस इम्प्योर रॉड को हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, इम्प्योर रॉड है।
और क्या करते हैं, इसी के सल्फेट की सॉल्यूशंस को डालते हैं। द सल्फेट सॉल्यूशन इज CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। और हम लोगों के पास अदर मेथड से प्योर कॉपर प्राप्त हुआ रहता है, उस प्योर कॉपर को इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, प्योर कॉपर की रॉड को, और इसको हम लोग नेगेटिव से ऐड कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसा ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ का जो इसमें जो कॉपर है वो निकल करके यहाँ पे आता है। कौन सी प्रोसेस अपनाएगा बच्चों लोग, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को फॉलो किया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को क्या किया, फॉलो किया, और यहाँ पे कॉपर +2 के रूप में बदल गया। जैसा ही कॉपर +2 के रूप में बदला तो Cu+2, और यहाँ पर कौन है, माइनस, एक कॉपर +2 फिर इसके पास आएगा। इट मीन्स कॉपर +2 हैज ग्रेट एफिनिटी विद दिस पोल एंड फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। बहुत जल्दी वो यहाँ पे कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा, और कॉपर सॉलिड में बदलेगा, इस पे आकर के जमते चला जाएगा, इससे निकलेगा, यहाँ से होकर के यहाँ जमेगा, मतलब ये धीरे 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 करके ये पतला हो जाएगा। इसकी स्थिति बुरी और इसकी स्थिति दिन दुना रात चौगुना होना शुरू हो जाएगा। अब इसको निकालोगे तो इसके ऊपर में प्योर कॉपर है, लेकिन इसके साथ Ag है, सोना इम्प्योरिटीज के रूप में है, चांदी इम्प्योरिटीज के रूप में है, टंगस्टन इम्प्योरिटीज के रूप में है, मालिब्डेनम इम्प्योरिटीज के रूप में, वो सब फास्ट रिएक्टिव नहीं है। इसी वजह से वो क्या होता है, यहीं पे आकर के सेट डाउन हो जाता है, यहीं पे बैठ जाता है, तो ये कचरा हो जाता है, काला जैसा कचरे के रूप में हो जाते हैं। इसको कहते हैं एनोड पोल, इसको कहते हैं कैथोड पोल। तो एनोड पोल के पास बहुत सारा कचरा आ जाता है, ठीक है। इस कचरे को कहते हैं एनोड का कचरा, मतलब एनोड मड। अब यदि एनोड मड को हम लोग देखेंगे तो उसमें उसको अच्छा से ऐसे उसकी पानी को ऐसे हाथ में लें और अच्छा से देखें तो उसमें सोना होगा, चांदी होगा, मॉलिब्डेनम होगा, टंगस्टन होगा, ऐसे करके मेटल होगा। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, इसको खरीद के लाते हैं और दिन भर इसको देखते रहते हैं, इस कचरे को, उसमें से दिन भर में कुछ न कुछ 50 ग्राम 100 ग्राम उसको सोना मिल ही जाता है। इस कचरे को हम लोग नाम क्या देते हैं, एनोड मड। पहले इसको फेंका जाता था, अब इसको फेंका नहीं जाता है। क्लियर है बच्चा, क्लियर। ये हो गया आपका ए। नेक्स्ट अगला एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं रिफाइनरी प्रोसेस। रिफाइनरी प्रोसेस मतलब यह जो है 100% मतलब मैक्सिमम प्यूरिफिकेशंस का ये मेथड है, और ये दो प्रोसेस से होता है, एक को कहते हैं जोन रिफाइनरी और दूसरे को कहते हैं वेपर फेज रिफाइनरी। जोन रिफाइनरी में होता क्या है बच्चा, तो ऐसे क्या होता है खास करके जो नॉन मेटल्स है, जर्कोनियम वगैरह है, उसको उसकी जो छड़ होती है वो इम्प्योर रॉड होता है। ये कैसा है, इम्प्योर रॉड है, मतलब कि इसमें जर्कोनियम है, इसके साथ साथ इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इसको बहुत शुद्ध करने का कोशिश किया जाता है, लेकिन जनरल मेथड से ये शुद्ध नहीं होता है। जिस मेथड से शुद्ध होता है उस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं, जोन रिफाइनरी मेथड। इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे ऐसे करके ये हीटर का कॉइल होता है, ऐसे करके हीटर का क्या होता है, कॉइल होता है। इस हीटर की कॉइल को हम लोग ऑन करते हैं और फिर आगे धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। जैसा ही बढ़ाते हैं तो ये मेटल भी पिघल जाता है, जर्कोनियम भी पिघल गया और इम्प्योरिटीज भी पिघल गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, धीरे से आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो जर्कोनियम यही रह जाता है, जो मेटल है वो यही रह जाता है, और जो इम्प्योरिटीज है उसको ज़्यादा एफिनिटी है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में रहने का, मतलब वो लिक्विड फेज में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो जैसा ही रोलर को आगे बढ़ाए, इम्प्योरिटीज भी कहा हुआ आगे बढ़ा, फिर रोलर को हम लोग आगे बढ़ाए तो पता चला कि जितना भी मेटल्स है प्योर है, इधर प्योर यही रह जाएगा और इम्प्योरिटीज पिघला हुआ फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। अंत में होता क्या है, स्थिति ऐसा हो जाता है कि इतना दूर प्योर हो गया और सारा इम्प्योरिटीज यहाँ पे आकर के कलेक्ट हो जाता है। इसको ऐसे करके कट करते हैं, फेंक देते हैं। इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, जोन रिफाइनरी मेथड। क्लियर, जोन रिफाइनरी मेथड। और इससे जो मेटल प्राप्त होता है वो लगभग 99.99% प्राप्त होता है। जोन रिफाइनरी मेथड मैक्सिमम प्यूरिफिकेशंस का मेथड है।
नेक्स्ट वेपर फेज रिफाइनरी है। ये दो मेथड से होता है, एक को कहते हैं मॉन्स प्रोसेस और दूसरे को कहते हैं वान अर्कल प्रोसेस। तो बच्चा इसमें क्या होता है कि खास करके हम लोग निकल वगैरह को प्यूरिफाई करते हैं। निकल है उसमें हम लोग सबस्टांस को, कोई भी सबस्टांस को भेजते हैं, जैसे आयोडीन वगैरह को भेजते हैं, वो क्या करते हैं टेट्रा कॉम्प्लेक्स निकल टेट्रा कॉम्प्लेक्स कार्बन मोनोऑक्साइड को भेजते हैं, तो वो निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनाता है, वो वेपर फेज में चला आता है। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, फिर से नहीं तो बोलोगे कि नहीं बतलाया। ये है आपका निकल, इसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है। इसमें हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पास किए, जैसा ही कार्बन मोनोऑक्साइड पास करते हैं निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है NiCO का होल 4, और वो किस ग्रुप में चला आता है वेपर फेज में। वेपर फेज में आया, उसको दूसरे चेंबर में लेकर के हम लोग चले आते हैं, दूसरे चेंबर में लेकर के चले आए, ठीक। तो कौन आ गया NiCO का होल 4। उसके बाद फिर इसको हम लोग गर्म करते हैं और ये सारा इम्प्योरिटीज यहीं रह जाता है। गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भाग जाता है और धीरे धीरे करके हम लोग को प्योर निकल यहाँ पे क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मॉन्स प्रोसेस को करते हैं। और कुछ और मेटल होते हैं जिसको हम लोग वॉन ऑर्कल प्रोसेस, जो कि आयोडीन दे करके हम लोग इसको इसी ढंग से प्योरीफाई करते हैं। तो ये था आपका रिफाइनरी प्रोसेस, जिसमें आपका वेपर फेज रिफाइनरी, जोन रिफाइनरी, हम आप लोग को इलेक्ट्रोमेटलर्जी, हम आप लोग को आयरन का एक्सट्रैक्शंस, कॉपर का एक्सट्रैक्शंस, जिंक का एक्सट्रैक्शंस हम आपको सबका बतलाएं। तो अब नेक्स्ट पी ब्लॉक को हम आप लोग को चलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत सारी क्रैश कोर्स को रिवाइज भी करिए, देखिए भी। बाय बाय।